बच्चों को भी सर आपकी तरह पुलिस ऑफिसर बनाना चाहोगे या वो भी ऐसा बनना चाहते हैं? बच्चों के निर्णय उनको लेने हैं, जो भी चीज़ उनको ठीक लग रही है, जिनमें उनकी रुचि हो वो करें। प्रेशर देने से समस्याएं पैदा होती हैं और व्यक्ति को करना वही चाहिए जो जिसमें उसकी रुचि हो। आधे अधूरे मन से कोई भी चीज़ की जाती है तो वो सही नहीं होती ना। आपकी रचनाओं में सर प्रमुखतः तो वैसे तो सभी विषय रहते हैं, लेकिन जो आपके मन को भी ज़्यादा प्रभावित किया या जनमानस से जिनका प्रतिक्रियाएं मिली, वो कौन सी रचनाएं, कौन से गीत भजन थे जिन्होंने लोगों ने भी पसंद किया, प्लस आप तक उनकी रिएक्शंस भी आई? जो बच्चे आत्महत्याएं कर रहे थे तो उस पर एक कविता लिखी थी, छात्रों में आत्महत्याओं का दौर निरंतर जारी है, बच्चों पर अभिलाषाओं का बोझ बहुत ही भारी है, क्योंकि अपनी इच्छाएं अलग हैं और अपनी इच्छाएं बच्चों पे थोपने से परेशानियां पैदा होती हैं। अपन उनके मार्गदर्शक हो सकते हैं, अगर आप उन पर दबाव दे के करवाओगे तो फिर उसके लिए वो बोझ बन जाएगा। नमस्कार साथियों, आज हमारे इंटरव्यू पॉडकास्ट में आए हैं राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी और बहुत ही जिनको कहूँ उच्च कोटि की रचनाकार, संगीतकार और आध्यात्मिक व्यक्तित्व सम्मान्य श्री आलोक जी गौतम साहब, जिनका अलौकिक दर्शन के नाम से सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पर आप भजन, संगीत और बहुत सारी अच्छी चीज़ें सरकार की, समाज की देख सकते हैं। तो सर आपका बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। एक पुलिस ऑफिसर के साथ एक संगीतमय दिल और रचनाओं का एक संसार, जहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ पुलिस की ड्यूटी में, लेकिन उसके बावजूद कोमल मन जो सृजन करता है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उसके लिए आपको ज़्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता। जी, जब आप नौकरी में जगह जगह जाते हो, घटनाएं देखते हो, तो एक विषय आपको मिल जाता है और वो आसानी से लिखने में आ जाता है। ड्यूटीज़ की बहुत सारी चैलेंजेज होती है पुलिस में, तो ये कि साहब घर वालों को टाइम नहीं दे पाते, कब कहाँ ड्यूटी, कब कहाँ खाना, कब कहाँ सोना, ऊपर ऑफिसर्स का प्रेशर्स, नीचे जनता का दबाव, उसके बीच में संगीत या रचनाओं का लिखना एक, मैं समझता हूँ कि कोई ईश्वरीय कृपा या विशेष प्रतिभा का ये कमाल है। जब भी कोई रचना लिखी जाती है जी, तो अचानक ही लिखी जाती है, तो इसमें ये तो मान सकते हैं कि ना कहीं ईश्वरीय कृपा होती है, तभी लिख पाते हैं। अब तक सर कब से आपने लिखना शुरू किया और कितनी पुस्तकें लिख चुके आप? कितने गीत, गज़ल या कहानियाँ? लिखना तो जब मैं पढ़ता था तभी से लिखता आ रहा हूँ, जी, और अब तक मैंने करीब 500 के आसपास गीत, भजन, कविताएं लिख दी होंगी। और किन किन विषयों पर ज़्यादा रहता है आपका? विषय सारे ही हैं। पहले सामाजिक मुद्दे, श्रृंगार रस पे लिखा करते थे, फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई तो वो आध्यात्मिक और धार्मिक उस पे चले गए। जी, अभी फिर कई बार ऐसा होता है, कोई चीज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें जो मन विचलित हो जाता है, कई बार खुशी बहुत उच्च स्तर पे चली जाती है, कभी पीड़ा बहुत उच्च स्तर पे चली जाती है। तो जैसा माहौल होता है, जैसी चीज़ देखी जाती है, उसी तरह के भाव निकलते हैं, और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता होती नहीं है। 5 से 7 मिनट के अंदर कोई भी गीत या कविता लिखने में आ जाती है। अच्छा, जैसे विचार है तो उसको आप तुरंत कागज़ पर उकेर लेते हैं? हाँ, जब वो लिखी जाती है तो वो तुरंत, फिर जब शुरू होती है तो वो समापन पे ही रुकती है। तो मतलब वो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं होती। 5-7 मिनट से ज़्यादा उसमें लगते नहीं। कई बार लोग पूछते हैं कि ना इतना टाइम निकालते कैसे हो, जैसे आप पूछे। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है सर। ये नहीं, मैंने आपको बताया मेरे को 5-7 मिनट लगती है। लेकिन बड़ा आश्चर्य का विषय ये है कि ज़्यादातर लोग उन्हीं से पूछते हैं जो सही काम करते हैं। 5 मिनट दे रहे हैं तो कि ना समय कैसे निकाल पा रहे हैं। हाँ, जो बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, बड़े उनके गलत शौक हैं, उनसे कभी कोई नहीं पूछता कि ना आप 5-5, 6-6 घंटे इन कामों के लिए कैसे निकालते हो। बिल्कुल। आपने पूछा नहीं कभी किसी से? बड़ी कड़वी पूछा हो तो बताओ आप। बिल्कुल। 5 मिनट वाले के लिए तो पूछा जाएगा आप टाइम कैसे निकालते हो, 5 घंटे वाले के लिए नहीं पूछा जाएगा कैसे निकालते हो टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल। सर राजस्थान पुलिस सेवा में कब से आप आए और क्या विज़न पुलिस अफ़सर का ही था या लक्ष्य कुछ और था, आ इधर गए? पहले तो कभी नौकरी के बारे में विचार करते ही नहीं थे ना।
पहले बीएड कर रहे थे, बीएड करते करते ये था अध्यापक बन जाएंगे। उसी टाइम सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी, उसको दिया, फिर थानेदार बन गए। कभी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा विचार किया नहीं कि ना किस फील्ड में जाना है। तो पहले ही वैकेंसी में पहला ही फॉर्म और पहली नौकरी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने करीब करीब 15-20 एग्ज़ाम दिए होंगे। अच्छा। और एग्ज़ाम सारे करीब करीब क्लियर हो गए थे, क्योंकि मेरे को जो विषय होते थे मतलब जैसे अपन पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास वगैरह, उनमें रुचियाँ कम थी। साहित्य में? भाई साहब जो हमारे थे वो तैयारी कर रहे थे कंपटीशन एग्ज़ामों की, तो उनकी किताबें उठा के पढ़ना शुरू कर देते थे। जो चीज़ें उनसे हल नहीं होती थी वो मैं कर दिया करता था। तो बचपन से वो किताबें पढ़ते पढ़ते जब एग्ज़ाम देने लगे तो वो आराम से क्लियर होते चले गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि निरंतर अभ्यास पहले से चल रहा था, तो जो एग्ज़ाम दिए वो क्लियर हो गए, नौकरियाँ लग गई। एक बार थानेदार बनने के बाद दोबारा कभी कल्पना की नहीं कि ना कुछ और नौकरी की जाए, क्योंकि समय मिला नहीं। और एक बार उस समय ये भी होता था, एक बार जो जिस काम में या जॉब में लग गया उसके बाद दूसरे की तलाश कम ही करता था। पुलिस सेवा में कहाँ कहाँ पदस्थापन आपका रहा सर? पुलिस सेवा में जयपुर शहर रह गया, जयपुर ग्रामीण, कोटा सिटी, कोटा ग्रामीण, सवाई माधोपुर, भरतपुर, ऐसी काफ़ी जगह रही जहाँ। कई जगह का अनुभव है। उसके बाद आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर में बने? हाँ, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से फिर DYSP। तो अभी आप JDA में हैं? हाँ, अभी वर्तमान पदस्थापन। आपका जयपुर, पहले वैशाली नगर थे, तो जयपुर काफ़ी सारा समय आपका जयपुर में रहा? हाँ, काफ़ी सारा भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो मतलब घूमती फिरती नौकरी रही है। जयपुर रहे, बाहर चले गए, फिर बाहर रहे, फिर जयपुर आ गए। पुलिस सेवा में भी कई सारे अवार्ड सम्मान, जैसा मैंने आपकी पुस्तक के पीछे देखा है। तो पुलिस सेवा में किस किस तरह के सम्मान होते हैं और कौन कौन से सम्मान आपको विभागीय रूप से मिले हैं? अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग सम्मान पुलिस विभाग में दिए जाते हैं। मेरे को तो कुछ एक थोड़े बहुत ही मिले हुए हैं, लोगों को बहुत मिले। लिस्ट बहुत लंबी है सर आपकी। नहीं, पुलिस के सम्मानों से ज़्यादा शायद साहित्यिक रचनाओं के या जो सामाजिक सम्मान है वो ज़्यादा। ग्रेट। क्योंकि पुलिस में जो सम्मान मिले हैं वो तो सामान्य, जैसे उत्तम सेवा चिन्ह, अतिउत्तम सेवा चिन्ह, DGP डिस्क, मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक, ये 4 सम्मान हैं। बाकी जो सामाजिक कार्यों के लिए या रचनाओं के लिए मिले हैं वो ज़्यादा। और उनको आप ज़्यादा महत्वपूर्ण भी मानते हैं? नहीं, दोनों महत्वपूर्ण है, अपने अपने स्थान पर दोनों का महत्व है। हम किसी भी चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना नहीं कर सकते। बच्चों को भी सर आपकी तरह पुलिस ऑफिसर बनाना चाहोगे, वो भी ऐसा बनना चाहते हैं? बच्चों के निर्णय उनको लेने हैं। इस बारे में मैंने कभी न तो ये उनसे कहा ये बनो, और न ये कहा कि न ये मत करो। जो भी चीज़ उनको ठीक लग रही है, जिनमें उनकी रुचि हो, वो करें। प्रेशर देने से समस्याएं पैदा होती हैं, और व्यक्ति को करना वही चाहिए जो जिसमें उसकी रुचि हो। आधे अधूरे मन से कोई भी चीज़ की जाती है तो वो सही नहीं होती ना। तो जैसा बच्चों का रुचि, मन, योग्यता, प्रतिभा, उसके अनुसार ही। हाँ, जो उनको लगता है, अगर वो राय लेते हैं तो अपन राय दे सकते हैं। जब कभी कभी मांगते हैं तो बताते भी हैं क्या ठीक हो सकता है, क्या ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय तो उन्हीं का होता है। आपकी रचनाओं में सर प्रमुखतः तो वैसे तो सभी विषय रहते हैं, लेकिन जो आपके मन को भी ज़्यादा प्रभावित किया या जनमानस से जिनका प्रतिक्रियाएं मिली, वो कौन सी रचनाएं, कौन से गीत भजन थे जिन्होंने लोगों ने भी पसंद किया, प्लस आप तक उनकी रिएक्शंस भी आई? एक तो मैंने एक बार पेपर में, अखबार में कटिंग सूचना प्रकाशित हुई थी, जो बच्चे आत्महत्याएं कर रहे थे, तो उस पर एक कविता लिखी थी कि छात्रों में आत्महत्याओं का दौर निरंतर जारी है, बच्चों पर अभिलाषाओं का बोझ बहुत ही भारी है। वो जो आप बता रहे थे, अभी कह रहे थे ना कि बच्चों को कहते नहीं हो गया, तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी इच्छाएं अलग हैं, और अपनी इच्छाएं बच्चों पे थोपने से परेशानियां पैदा होती हैं। अपन उनके मार्गदर्शक हो सकते हैं। अगर आप उन पे कोई चीज़ मतलब दबाव दे के करवाओगे तो फिर उसको लिए वो बोझ बन जाएगा।
मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है बच्चों को। तो बच्चों पर लिखी गई ये कविता काफ़ी फेमस हुई। हाँ, ये काफ़ी फेमस हुई, कई लोगों के मैसेज भी आए, फ़ोन भी आए। उसके अलावा जैसे माता पे, पिता पे और जो वृद्धजन हैं उन पे कई सारे ऐसी रचनाएँ थी जो सामाजिक सरोकार की थी, जो एक मैसेज देती थी। एक आपने पुलिस पर भी बहुत अच्छी कविता लिखी थी। हाँ, पुलिस पे 2 कविताएँ मैंने लिखी। एक तो जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, सिपाही, मेरा सिपाही मेरी जान, एक कविता वो लिखी थी। एक लिखी थी वर्दी मेरी शान बहुत है, इसमें मेरी जान बहुत है, जनता की सेवा कर जाऊं ऐसा ही अरमान बहुत है। वो ऐसे कई सारी इतना ही कोमल दिन, इतना ही कोमल हृदय, ऐसा ही सहजता, जब नौकरी में आए थे तब भी ऐसा भाव था या उस समय का रौब रुतबा अलग था, अब उसके बाद कुछ चीज़ें परिवर्तित हुई है रचनाओं के कारण? परिवर्तन तो समय के अनुसार हर व्यक्ति में होता ही है। जब आदमी बचपन में होता है तो उस समय उसकी सोच और विचार अलग होते हैं, फिर युवा होता है तो अलग होते हैं, फिर प्रौढ़ होता है तो अलग हो जाएंगे, वृद्धावस्था में कुछ अलग हो जाएंगे, तो वो तो परिवर्तनशील होते हैं विचार वगैरह तो सारे। इसी रचना संसार की ओर आगे बढ़ते रहना है तो आगे कुछ और नई रचनाओं का प्रकाशन या आगमन जो हो रहा है उनको लेकर? हाँ, लिखना मेरा एक शौक है, लिखना और पढ़ने का मेरे को बहुत शौक है। आज भी मैं निरंतर कोई न कोई मतलब एजुकेशन में शिक्षा का कोई भी कोर्स करता रहता हूँ। तो एक उससे कई बार मेरे को कई सारे जो हमारे साथी लोग होते हैं वो कहते हैं भाई अब ये क्यों एडमिशन ले रहा है, क्यों एग्ज़ाम दे रहा है। आज भी आप एग्ज़ाम देकर आए हैं? हाँ, आज मैं भगवत गीता का जो फाइनल ईयर का फाइनल एग्ज़ाम था वो दे के आया हूँ। अब विचार कर रहा हूँ अगली बार कोई और एग्ज़ाम दूँगा। तो नौकरी में आने के बाद आपने पढ़ाई को तो जारी रखा है, कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं दिए, लेकिन पढ़ाई आपने सतत जारी रखी। तो बीए बीएड के बाद में आपने नौकरी में रहते हुए कौन कौन से कोर्सेज किए? नौकरी में रहते हुए मैंने बीएड के 2 पेपर थे वो ट्रेनिंग में जाने के बाद दिए। उसके बाद एमबीए किया, उसके पश्चात एलएलबी की। अभी श्रीमद् भागवत गीता में फाइनल ईयर का आज अंतिम एग्ज़ाम हुआ है वो दिया है। भविष्य में अगली कोई और योजना रहेगी कि ना कोई ऐसा विषय जो नया ज्ञान प्रदान करे उसकी खोज करेंगे कि ना क्या हो सकता है। भागवत गीता पर एमए के तो शायद पहले बैच के आप ही विद्यार्थी हो? हाँ, जितना मेरे जानकारी में शायद पिछले वर्ष ही इग्नू द्वारा प्रथम बार ये कोर्स प्रारंभ किया गया था। बाकी इस बारे में मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता, लेकिन शायद मेरी जो जानकारी है उस हिसाब से ये प्रथम एमए का प्रथम बैच होगा जो इसमें जिनको डिग्रियां मिलेंगी भगवत गीता में। आपने देश काल परिस्थिति के अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों की कभी ट्रेनिंग के दौरान, पोस्टिंग के दौरान, किसी कार्य वैसे अलग अलग यात्राएं की होगी, कुछ ऐसी यात्राएं जो यादगार बन गई? यात्राएं तो सारी यादगार होती हैं, विशेष भी होती है। 2-3 यात्राएं हैं जो मेरे को काफ़ी विचार करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरित करती है बोल सकते हैं, शब्द वो मैं शायद अभी ले नहीं पा रहा हूँ। जी एक तो मैं ट्रेनिंग में शिलोंग गया था। जी। तो शिलोंग में जब ट्रेनिंग के बाद एक दिन भ्रमण के लिए हम लोग गए थे तो उस समय मैंने देखा एक पूरा परिवार पहाड़ियों पर आया हुआ था और उनके साथ करीब 75-80 साल जो भी उम्र रही होगी, लेकिन काफ़ी आयु के व्यक्ति थे जो स्वयं चलने में सक्षम नहीं थे, और वो परिवार उनको अपने कंधों का सहारा देकर उस जगह भ्रमण के करवा रहा था जी। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि ना काश सभी व्यक्ति इस प्रकार के हो पाते। मतलब श्रवण कुमार वाली परिवार की याद बहुत चीज़ दिला रही थी, तो एक तो वो बहुत ज़्यादा यादगार रही। एक बार मैं कृष्ण जन्मभूमि पर मथुरा गया था, तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर गया था, तो वहाँ पर जब मैं भ्रमण किया मैंने, तो वहाँ पर मेरे द्वारा एक नए गीत का सृजन किया गया
कृष्ण तुम्हारी जन्मभूमि पर आखिर हम कब आएंगे। तो वो भी मेरे को काफ़ी यादगार क्षणों में से है। और एक सबसे बड़ा जो मेरे लेखन में परिवर्तन आया, वो एक बार मैं ट्रेनिंग में पुडुचेरी गया था, तो वहाँ से तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गया था। तो वहाँ जब मैं तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जा रहा था तो मेरी मानसिक स्थिति बड़ी अजीबोगरीब हो गई और बड़े अजीब अलग तरीके के विचार आना शुरू हो गए और काफ़ी बेचैनी, नेगेटिविटी हो गई। बहुत बेचैनी महसूस हुई, सिर दर्द होना शुरू हो गया और विचार आने लगे कि ना हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, कोई उद्देश्य होगा, ईश्वर ने भेजा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के भेजा होगा। फिर काफ़ी हमारी श्रीमती जी से मैंने उसकी चर्चा की, उन्होंने कई सारे किंतु परंतु किए कि ना कारण क्या है, लेकिन जब कोई कारण नहीं मिला तो उन्होंने कहा जाओ आप तो बालाजी के दर्शन करो, सब ठीक करेंगे। उन्होंने कुछ न कुछ सोचा होगा, इसीलिए विचार आ रहे हैं। मैं वहाँ से दर्शन करके जब वापस नीचे लौटा और वहाँ से पुडुचेरी ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए गया, तो वहाँ पर मेरे द्वारा एक गीत का सर्जन किया गया। बरस 500 बीत गए हैं मंदिर को बनवाने में, कितने अनजान शहीद हो गए जन्मभूमि को पाने। उसके बाद जो रचनाओं की प्रकृति थी, ये श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र को लेकर रचना थी आपकी। उसके बाद जो रचनाएं थी जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, वो परिवर्तित होते गए। फिर रचनाओं का जो मार्ग था वो धार्मिक और सामाजिक मुद्दे हो, वो बनता चला गया। सर, किस तरीके से जो आज जैसे युवाओं पर आपने लिखा, अन्य विषयों पर आप लिखते रहते हैं, क्या मानते हैं कि फैमिली बॉन्डिंग कितनी मजबूत रहनी चाहिए किसी आदमी के जीवन की सफलता में? सबसे बड़ी बात यही है कि जब मैंने वो कविता लिखी थी आत्महत्या के ऊपर, तो उसमें यही बताया गया था कि आजकल परिवार के मध्य वार्तालाप हो ही नहीं रहा है। महीनों गुजर जाते हैं, माँ बाप, बच्चे, पिता और इनके आपस में वार्तालाप ही नहीं होते। जब वार्तालाप नहीं होते हैं तो समस्याएं सामने नहीं आती, तो समस्याएं सामने नहीं आती तो समाधान नहीं हो पाते हैं। और उसी का एक परिणाम होता है कि ना वो अकेलेपन में किसी दबाव को झेल नहीं पाते और वो घटनाएं घटित होती हैं। क्योंकि गुबार भरा रहता है। जब तक कोई भी समस्या मन के अंदर है और वो बाहर नहीं आएगी, तब तक समस्या समाधान नहीं हो पाता है, और वो समस्या का जब समाधान नहीं हो पाता है तो परिणाम विपरीत ही होते हैं। तो परिवार की तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। अगर परिवार में आपसी सामंजस्य हो, आपसी वार्तालाप हो, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो और समस्याएं किसी भी प्रकार की हो, अगर आदमी को यकीन हो कि हम परिवार में चर्चा करेंगे तो उसका समाधान ही निकलेगा, तो फिर समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। और कुछ युवाओं के लिए, जनमानस के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा तो देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उनसे तो यही कह सकते हैं कि देश और समाज के लिए जितने अच्छा कर सको करें। तो देश और समाज के लिए अच्छाई में लगभग सारी बातें आई जाती है। तो हमारे आरपीएस आदरणीय आलोक जी गौतम साहब ने सब विषयों पर बड़ी सहजता, सरलता से अपनी बातें कही है। तो सर, नए एपिसोड में कुछ और मुद्दों पर बहुत सारी बातें आपसे करेंगे समयबद्ध रूप से। सर की कुछ पुस्तकें जिनकी मैं परिचय समीक्षा करूंगा, तो आप ज़रूर पढ़ें। निश्चित रूप से सर की लिखी हुई किताबें हमें प्रेरणा देगी। अभी सर ने आज हमें 2 पुस्तकें प्रदान की है, तो उन पुस्तकों को पढ़ूंगा, जीवन के कुछ अच्छे अनुभव सीखूंगा, आप सबसे भी साझा करूंगा। चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा सर कि जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है वर्तमान में काफ़ी अकेलापन महसूस कर रही है जी, और हम लोग उनको बहुत कम समय दे पा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। प्रयास करें कि उनको जो समय दिया जा सकता है उससे थोड़ा अधिक देने का प्रयास करें। केवल समय प्रबंधन की आवश्यकता है, बाकी तो समय जो व्यक्तियों का आजकल जा रहा है वो ज़्यादातर
फालतू खर्च किया जा रहा है। तो अपने बुजुर्गों के साथ बैठें उठें, उनके अनुभवों से सीखें। और मैं निश्चित कह रहा हूँ, जितना आप उनके पास बैठोगे, उनसे सीखोगे, तो आप जो 100 साल अगर जीते हो, वहाँ तक सीखने के लिए भी वो चीज़ें नहीं सीख पाओगे जो उनके अनुभवों से आप कुछ पलों में सीख पाओगे। बुजुर्गों को ध्यान दें और उनका सहारा बनें। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जस्साराम जी चौधरी सीनियर आरएस ऑफिसर हमारे आए थे। उन्होंने भी यही बात कही थी कि जो सीनियर सिटीजन्स के पास में जो अनुभव है, उनके पास बैठकर उनसे संवाद करके लिया जा सकता है, और वो एक बहुत बड़ा खजाना है जिसको बिरले लोग ले पाते हैं। बिल्कुल आपकी इस बात को हम फॉलो करेंगे। और सर, मेरा तो वैसे भी संतों से और बड़े वरिष्ठ जनों से बड़ा अच्छा स्नेह है। हम इस गति को और बढ़ाएंगे और उनके वरिष्ठ जनों के अनुभव के खजाने का हम भी लाभ लेंगे।